देश भर में हो रहा विरोध। जम्मू में भी वाहन चालकों ने किया आज चक्का जाम। वाहन चालक कानून में बदलाव का कर रहे कड़ा विरोध। और राशन वितरण को लेकर ग्रामीण हुए परेशान। 5 पंचायतों के लिए केवल एक राशन डिपो। सरकार की डिपो की संख्या बढ़ाने की कर रहे मांग। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर से ही रूबरू करवाते चले। दिल्ली आपको लिए चलेंगे क्योंकि दिल्ली के अंदर आप देखिए किस तरह से मीटिंग का दौर लगातार जारी है। गृह मंत्री की तरफ से एक बड़ी मीटिंग जो है वो आज ली जा रही है नई दिल्ली में। आज जम्मू कश्मीर पर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक चल रही है और बैठक में गृह मंत्री सुरक्षा ग्रिड में कामकाज और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश में विकास की पहलों पर समीक्षा करेंगे। और गृह मंत्री एरिया डिमोनिशन यानी कि डोमिनेशन को लेकर ये प्लान यहां पर तैयार किया जा सकता है। जीरो टेरर प्लान, कानून व्यवस्था की स्थिति और यूएपीए से जुड़े हुए मामलों और अन्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों की समीक्षा यहां पर करेंगे। तो बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव अटल डुल्लू और पुलिस महानिदेशक आर स्वैन मौजूद रहेंगे। और साथ ही आपको ये बताते चले कि लगातार आप देखिए 2 जनवरी का आज दिन है। राजौरी और पुंछ को मद्देनजर रखते हुए विशेष संदर्भ इसे माना गया है, जिसको लेकर बैठक का दौर पूरी तरह से शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक यहां पर यह बुलाई गई है। इस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं। 27 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजौरी का दौरा किया था और उसके बाद जो सूरत हाल थे वो केंद्र सरकार के सामने रखे हैं। लेकिन उस बीच में दोनों जिलों में स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी वो करते नजर आए थे। लेकिन आज जिस तरह से बैठक दिल्ली के अंदर चल रही है, कहीं ना कहीं आप देखिए टेरर को मद्देनजर रखते हुए भी आज मंथन किया जा रहा है। आतंकी घटनाओं में लगातार कमी आई है। इस तरह से बड़ा दावा सरकार की तरफ से पेश किया गया था, जिसमें आप देखिए एक डाटा किस तरह से सामने आया था। 2019 में 930 घटनाएं सामने रखी गई और 290 जवान इसमें शहीद हुए थे। 191 लोग मारे गए थे। इस तरह से ये आंकड़ा सरकार की तरफ से सामने रखा गया। 2022 के बीच की अगर बात करें तो 617 आतंकी घटनाएं होती हैं, 174 जवान शहीद होते हैं, 110 नागरिकों की मौत हो जाती है। बड़ी तादाद में बाहर से लोग पहुंचते हैं। लेकिन उस बीच में राजौरी और पुंछ के अंदर पिछले दिनों आपने देखा किस तरह से सूरत हाल थे, क्योंकि 1 जनवरी 2023 से लगातार दिसंबर तक मामला पूरी तरह से गमगीन जो है वो राजौरी और पुंछ के अंदर नजर आया। लेकिन आज की ये बैठक काफी अहम होने जा रही है और किस तरह से वहां पर मंथन चल रहा है इसी पर जानकारी लेंगे। हमारे सीनियर सहयोगी इशफाक गौहर ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। इशफाक, आपसे जानना चाहेंगे ताजा अपडेट इस वक्त क्या कुछ है और किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का दिन जम्मू कश्मीर के एतबार से अगर आप देखेंगे, क्योंकि बैक टू बैक कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सुबह से हुई है। एक मीटिंग जो होम सेक्रेटरी साहब ने ली है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने आई, जहां डेवलपमेंटल इश्यूज को डिस्कस किया गया, इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्कस किया गया। क्योंकि 3 बजे के आसपास एक और मीटिंग है जो गृह मंत्री जो है अमित शाह साहब वो उसकी सरबराही करेंगे और दाखिला वजीर जब मीटिंग में आएंगे तो वहाँ पर एक प्रोग्रेस कार्ड पेश किया जाएगा। 2023 का प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश किया जाएगा और ये प्रोग्रेस रिपोर्ट न सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर होगा, जैसे आपने खुद आंकड़े बताए, इनको लेकर चर्चा होगी, लेकिन जो हमारा अभी हार्ड लाइन एरिया पुंछ राजौरी दोबारा से उभर कर सामने आया है, 2023 में पूरे साल वो सुर्खियों में रहा, इस साल उसे कैसे हैंडल किया जाए, क्या कुछ करने की ज़रूरत है और जो सरहद पार से एक्टिविटियाँ होती है उनको कैसे रोका जाए और उसके लिए हमने ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ और करना है उसको एक फाइनल शेप शक्ल देकर इंप्लीमेंट कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसके दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है डेवलपमेंट, विकास का मामला। और विकास के मामले को लेकर चूंकि हमारी सारी डेवलपमेंट जो है वो यूनियन होम मिनिस्ट्री के जरिए से चल रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वहाँ मौजूद रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी मौजूद रहेंगे, तो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पर भी डिस्कस किया जाएगा। और जो हाइपर सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स हमारे कुछ चल रहे हैं और नियर टू कंप्लीट है और एक्सपेक्ट किया जाया है कि जनवरी एंडिंग या फरवरी के मिड में प्राइम मिनिस्टर साहब आके उनका इनॉग्रेट करेंगे, उसका रिव्यू लिया जाएगा, फाइनल टैली तैयार की जाएगी कि कितने लाख करोड़ रुपए के वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब इनॉग्रेट करने जा रहे हैं।
तीसरा बड़ा मुद्दा है कि होम मिनिस्टर साहब का भी विजिट है और होम मिनिस्टर साहब का विजिट जो है वो पॉलिटिकली काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इस हवाले से उसमें भी वो एक रिव्यू पहले सिक्योरिटी का भी लेंगे, डेवलपमेंट का भी लेंगे, तो ये तीसरा मुद्दा है। चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वोट ऑन अकाउंट पेश होना है। वोट ऑन अकाउंट पूरे देश का पेश होगा क्योंकि फरवरी के महीने में बजट सेशन है, लास्ट बजट होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट का, और उसके बाद जनरल इलेक्शंस होंगे। तो उस हवाले से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की प्रोजेक्शन क्या कुछ होगी, कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिन पर सबसे ज्यादा पैसा दिया जाएगा और किस तरीके से विकास कार्य और इंटरनल सिक्योरिटी और अदर डायमेंशंस को देखा जाएगा, उस हवाले से भी आज चर्चा जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर न सिर्फ डेवलपमेंटल मुद्दे पर आप देखेंगे बल्कि जब आप पॉलिटिकल फ्रंट पर देखेंगे तो पंचायतों के इंतिखाबात यानी पंचायत इलेक्शंस को करवाना जो पिछले दिनों डेफर हुए थे, कुछ रिजर्वेशंस का इशू चल रहा था, वो लगभग क्लियर हो गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गई है। तो उस हवाले से अब चुनाव करवाने हैं पंचायतों के, हजारों लोगों को इलेक्ट करवाना है, उस पर भी एक हतमी राय जो है वो कंसेंसस पैदा किया जाएगा। उसके बाद जनरल इलेक्शंस में स्टेट सिक्योरिटी एजेंसीज और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की क्या चर्चा होगी। और बड़ी बात यह है कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के इंतखाबात कराने, विधानसभा का इलेक्शन करवाना है, और उसको लेकर यह भी चर्चा है दिल्ली के सर्कल्स के अंदर और पावर कॉरिडोर में जो चल रही है वो ये है कि लोकसभा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट असेंबली के इलेक्शंस करवाए जाए और उसमें क्या कुछ तरतीब रखनी है। अगर इलेक्शन कमीशन के सामने मीटिंग होती है तो क्या व्यू पॉइंट रखा जाएगा, उस पर भी आज जो है वो गृह मंत्रालय की इस मीटिंग के अंदर, गृह मंत्री की इस मीटिंग के अंदर एक फाइनल शक्ल मिलेगी, क्योंकि खुद राज्यपाल जो है, उपराज्यपाल जो है वो वहां पर मनोज सिन्हा साहब मौजूद है, चीफ सेक्रेटरी अटॉर्नी जनरल साहब मौजूद है, डायरेक्टर जनरल पुलिस वहां पर मौजूद है, इंटेलिजेंस के चीफ वहां पर मौजूद है, एनएसए वहां पर मौजूद है। तो हर एक चीज को, चाहे वो इंटरनल डायमेंशन हो या एक्सटर्नल डायमेंशन हो, हर एक चीज को बारीकबीनी से देखा जाएगा और एक्शन प्लान 2024 का तैयार किया जाएगा। ठीक है, इशफाक आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये तो पूरी बात आपने सामने रखी कि मीटिंग को किस तरह से यहाँ पर आज किया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि राजौरी और पुंछ के अंदर पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं, लगातार एक साल से कॉन्टिन्यूसली जो सिचुएशंस देखी गई हैं, डिफेंस एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि वहां पर तालमेल नहीं होने की वजह से इस तरह से घटनाएं पेश आई हैं, चाहे वो एजेंसीज हो, चाहे वो पुलिस हो या फिर लोकल्स हो, यानी कि तालमेल बनाना बहुत जरूरी था। क्या लगता है कि उसको लेकर भी स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? ट्रूप्स को बढ़ाने की बात जिस तरह से कही गई थी, क्या उस पर भी मंथन हो सकता है? क्योंकि राजनाथ सिंह जिस तरह से पहुंचे और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई होगी। बिल्कुल आशा, जहां तक पुंछ राजौरी की हम बात करें जो एक बार फिर सुर्खियों में रहा 2023 में, तो इस बार हमने देखा कि जो ही दिसंबर के महीने में इंसिडेंट्स वहां पर हुए तो उसके फौरन बाद 1 जनवरी से पहले ही एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट आर्मी की वहां पर लगा दी गई थी, और ये एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो है वो उन रेड जोन्स के अंदर कर दी गई थी जो हाइपर सेंसिटिव जोन्स है और वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। दूसरा, कॉर्डियल एफर्ट्स के अंदर ऑपरेशन चले, हमने देखा डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खुद वहां पर पहुंचे, फिर उन्होंने न सिर्फ आर्मी के ऑफिशियल्स के साथ बैठक ली, जम्मू कश्मीर पुलिस को रखा, उसमें सीआरपीएफ को रखा, दीगर एजेंसीज को रखा और ज्वाइंट ऑपरेशंस को चलाने की बात हुई है। तीसरा, जो नारकोटिक का एक इशू है जिसकी वजह से अभी भी अलगाववाद जो है वो चल रहा है, क्योंकि एक फंडिंग वहां से हो रही है, उसकी कमर कैसे तोड़ी जाए, वहां पर भी ज्वाइंट ऑपरेशंस। आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसमें अभी तक क्या कुछ हुआ है, कमियां कहां पर है, ज्वाइंट एफर्ट्स के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए, और जो लगातार फॉर्मर डीजीपीज कह रहे हैं कि जो इतला आपको मिलेगी उस पर तुरंत एक्शन ना करे, जो इन्फॉर्मर्स के जरिए से, मुखबिरों के जरिए से खबर मिलती है उन ऑपरेशन को तुरंत ना करे, बल्कि क्रॉस चेक किया जाए ताकि कोई ट्रैप में ना फंसे, जिस तरीके से हमने गडोल में देखा या कुपवारा इधर पुंछ के अंदर देखा है। तो वो सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दी गई है, लेकिन जरूर गृह मंत्री जब रिव्यू करेंगे तो इन सभी मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है, और जो हमारे सोर्सेज है उन्होंने ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा लॉ एंड ऑर्डर को ही रखा है जो डिस्कस किया जाएगा। और उसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती जिस तरह से डीकेजी पहुंची थी और कुछ गांव वालों के साथ मीटिंग करने की बात हुई थी और उसके बाद उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए, फिर मुआवजे को लेकर बात कही, क्या उसको लेकर भी मंथन हो सकता है इस पूरी मीटिंग के अंदर? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब आज ये मंथन होगा तो 2-3 चीजें जो मुझे लग रहा है कि गृह मंत्री साहब काफी स्ट्रिक्टली देखेंगे। एक ये कि जो वीडियोस वायरल हुए हैं वो वीडियोस कैसे वायरल हुए, इंटरनेट बंद था, एक्सेस किसकी अंदर थी जब वो सारा कुछ चल रहा था, और वो वीडियोस कैसे बाहर आए जो इंतहाई अफसोसनाक है, जिसको लेकर सभी विपक्ष की पार्टियों ने हल्ला बोला है। एक तो ये है कि इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो खुद डिफेंस मिनिस्टर ने भी साफ कर दिया कि एसओपी को फॉलो किया जाएगा और एसओपी के तहत ही ऑपरेशन को चलाया जाएगा। जरूर इस पर चर्चा होगी, लेकिन जिस तरीके से इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई है, शायद उसका जवाब पहले ही
डिफेंस मिनिस्टर ने वहां जाकर दिया है उस पर ज़्यादा कोई बात नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला वहां गए, उन्होंने बात की। फिर जो मजहबी पेशवा है वहां के मियां अल्ताफ साहब वो वहाँ गए हैं, उन्होंने बात की है। एक्सेप्टेंस अगर महबूबा मुफ्ती के और माइनस करेंगे, रेस्ट लगभग सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने किसी न किसी तरीके से वहाँ पर जाकर लोगों से बात की है, अपनी बात उनने सामने रखी है। लेकिन जो फीडबैक लोगों की तरफ से दिया गया है उस पर रिएक्शन होना चाहिए, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री ने और फिर डिफेंस मिनिस्टर ने जो एश्योरेंस दी है, अगर वो इन लेटर एंड स्पिरिट अडॉप्ट होती है तो उसका इफेक्ट आपको इस पुंछ राजौरी के इलाके में जरूर दिखेगा। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज तो कह रही है कि इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं होती रही हैं, ये कोई पहला मामला तो नहीं था। देखिए, बिल्कुल जब हम इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की बात करें और पुरानी गवर्नमेंट की बात करें या पुरानी रियासत की बात करें, तो उसमें भी इस तरीके के इंसिडेंट्स में उस वक्त भी एश्योरेंसेस आई है, रिपोर्ट्स आई हैं और रिपोर्ट्स पर काम हुआ है। उसी तरीके से आज भी हो सकता है। अब चुटकियां बजाकर कोई चीज़ तुरंत 2 दिन में ठीक हो जाए, ये भी मुश्किल होता है। लेकिन ज़रूर जिस तरीके से एजेंसियों ने एफर्ट्स किए हैं मेंटेन करने में, शायद वो और ज़्यादा करने की ज़रूरत, तब जाकर इस तरीके के इंसिडेंट्स नहीं हो सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इशफाक जुड़ने के लिए। तो हमारे सीनियर सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इशफाक गौहर, जो बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी मीटिंग यहाँ पर रही है और काफ़ी तरीके से बदलाव जो है वो इस मीटिंग के बाद रहता है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अहम मुद्दों को यहां पर लिया गया है। तो जाहिर तौर पर अब समझना यह है कि इलेक्शंस को लेकर भी मीटिंग के अंदर मंथन चल रहा है, विकास के जो प्रोजेक्ट यहां पर चल रहे हैं उसको लेकर भी, और साथ ही साथ सिक्योरिटी को लेकर भी, और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि पंचायतों के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर भी। अब लेकिन देखना ये होगा कि जब सामने सब कुछ आता है कि किस तरह से पूरी पिक्चर रहेगी। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। जम्मू आपको लिए चलेंगे क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा सड़क हादसों पर नियंत्रण लगाने के लिए यहां संशोधित कानून में बदलाव किया जा रहा है और केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे हिट एंड रन के नए कानून को लेकर देश के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा विरोध किया जा रहा है और इसके विरोध में चक्का जाम किया जा रहा है। नए कानून के विरोध में जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में भी बसों, ट्रकों और ऑयल टैंकर चालकों ने चक्का जाम कर दिया है, जिससे सड़क पर वाहनों की आवाजाही कम हो गई है, यानी कि पूरी तरह से बंद हो गई है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि हिट एंड रन मामले में लगातार आप देखिए किस तरह से संशोधन जो है वो किया गया है। सबसे पहले तो समझना यह जरूरी है कि हिट एंड रन जो ये मामला है उसमें नया बदलाव क्या कुछ है, सरकार की तरफ से क्या कुछ सामने रखा गया है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद अब हिट एंड रन मामले में नियम सख्त हो गए हैं। नियम के तहत हिट एंड रन के केस में वाहन चालक पर 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल तक की कैद का प्रावधान रखा गया है। सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि किस तरह से 2022-23 में केवल 205 पीड़ितों ने मुआवजे के लिए दावे दायर किए थे और इनमें से सिर्फ और सिर्फ 95 मामलों पर ही कुल 1.8 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला है। यानी कि लापरवाही के कारण जो हादसे होते हैं, रोजाना 1500 से ज्यादा ट्रक्स और टैंकर्स के माध्यम से गैस तेल की आपूर्ति नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आप देखिए कानून जो यहां पर लागू करने की बात हो रही है, पूरे देश के अंदर प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन उस बीच में जम्मू के अंदर भी प्रदर्शन चल रहा है। तो जम्मू और कठुआ दोनों की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि टैंकर्स किस तरह से अपने पहिए थमाए हुए यहां पर खड़े किए गए हैं। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो डाटा पेश करता है हिट एंड रन का, वो किस तरह से रखता है वो जरा देख लीजिए, क्योंकि हिट एंड रन के मामले जो बढ़ रहे थे किस तरह से वो बढ़े हैं, कम हुए हैं। 2019 के अंदर 47,530 जो है वो इंसिडेंट होते हैं और 10 अगर हम डेथ की यहां पर बात करें तो 52,540 लोगों की हो जाती है। 2021 में एक डाटा पेश किया गया था जिसमें इंसिडेंट बताए गए थे 47,530 और उसमें मौत का आंकड़ा जो दिखाया गया था वो 43,499। अब 2022 पर आ जाते हैं जिसमें इंसिडेंट 47,806 बताए गए और डेथ्स बचाई गई हैं यहां पर 50,815। तो यहां एनसीआरबी जो है 2020 का डाटा पेश नहीं कर पाती है क्योंकि वो बताती है कि यहां पर डाटा जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया है ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। लेकिन उस बीच में जिस तरह से ये डाटा बढ़ता चला गया है, इस पर रोक लगाने के लिए हिट एंड रन का जो अभी आप देखिए मामला देखा जा रहा है, इसी पर कई तरह के विरोध भी देखे गए हैं। चलिए इसी पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे सीनियर सहयोगी विनोद कुमार जी ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप देखिए पूरे देश के अंदर इसका विरोध चल रहा है और जम्मू में भी चल रहा है, जम्मू में किस तरह से अपनी डिमांड जो है वो जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं वो सामने रख रहे हैं, क्योंकि एक अलग से कानून के अंदर बदलाव किया गया है। लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे थे जिसे मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया।
बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन भारत और जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बड़ा अंतर है। भारत का टेरेन, भौगोलिक परिस्थितियां जो जम्मू कश्मीर की हैं वो भारत से थोड़ी हट कर की हैं, और हमने हमने देखा है कि जब से आतंकवाद यहाँ पे फैला है, आतंकवाद से मरने वालों की संख्या कम है और रोड एक्सीडेंट से मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, तादाद ज़्यादा है। और जैसे कि उन्होंने कहा है कि 10 साल हिट एंड रन की अगर केस की बात करें, जो सज़ा बढ़ाई गई है वो 10 साल की गई है, और उसको लेकर के विरोध हो रहा है। आशा सवाल ये उठता है कि विरोध को मैं जायज़ भी ठहरा सकता हूँ और इसको नाजायज़ भी ठहरा सकता हूँ। नाजायज़ इसलिए ठहरा सकता हूँ कि जिसके पास लाइसेंस है, जिसका इंश्योरेंस है, वो हिट करके भाग जाता है, और अक्सर हमने देखा भी है इस तरह के केसेस आए हैं, ये नाजायज़ हो गया। लेकिन जायज़ मैं इसलिए कह रहा हूं कि मॉब लिंचिंग भी एक इशू है। आपने किसी को हिट किया और आप वहां पे इंतजार करते रहे, उसको उठाते रहे, तो उसमें क्या होगा, मॉब लिंचिंग हो जाएगी। हालांकि मॉब लिंचिंग की सजा को भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन दोनों ही प्रोस्पेक्ट देखने पड़ेंगे, दोनों ही पहलू देखने पड़ेंगे। लेकिन ये जो कानून में बदलाव किया है ये बहुत लाजमी था जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लोग कम मरे हैं जितने रोड एक्सीडेंट से लोग मरते हैं। जी आशा। लेकिन विनोद जी, इसमें सेक्शन 104A का जिक्र किया गया है, उसके साथ साथ 304A का जो जिक्र है वो किया गया है, और उसके साथ साथ ये बताया गया है कि सूचित किए बिना अगर कोई भाग जाता है तो फिर 10 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन उसके साथ आपने लिंचिंग को भी जोड़ दिया, तो क्या लगता है कि किस तरह से बदलाव होना चाहिए था फिर? देखो, जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है, मैं किसी को भी जायज़ नहीं ठहरा रहा हूँ, किसी को भी मैं ये नहीं कह रहा कि आप ठीक कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भाग जाते हैं तो आप ठीक कर रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप कंसर्न पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके भागे, ताकि आपको 10 साल की सज़ा ना सुनाई दे। लेकिन अगर आप वहाँ पे रुके रहते हैं तो मॉब आ जाता है, आपको पीटता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या पुलिस लेती है? मैं चालकों के हक में नहीं हूँ, ना ही मैं किसी और के हक में हूँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि पुलिस अगर क्विक एक्शन ले, जब एक्सीडेंट होता है तुरंत पहुंच जाए और उसको प्रोटेक्ट करे, जो ड्राइवर है उसको ले जाए साथ में पुलिस स्टेशन में। उसके बाद, हालांकि अभी तक ये पुलिस जो चालक थे, ड्राइवर थे, वो ये सही समझते थे कि हमारे पास डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, हमारी गाड़ी इंश्योरेंस है, हम जाकर के थाने में भी जमानत ले सकते हैं। हिट एंड रन के केस कुछ ऐसे भी है, अपनी रंजिश को दूर करने के लिए भी लोग हिट एंड रन करके भागते रहे। तो दोनों ही पहलुओं को देखना बड़ा जरूरी है। लेकिन विनोद जी, अगर एक तरफ ये देखा जाए जिस तरह से ड्रिंक एंड ड्राइव के भी मामले सामने आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं रोक लगेगी। नशे कर अगर आप ड्राइव करते हैं उसमें कहीं रोक लगेगी। और जिस तरह से कानून का प्रावधान किया गया है, क्या मुकम्मल तरीके से पूरा पास कर लिया गया है, या फिर आने वाले समय में इसमें संशोधन और भी हो सकता है, बदलाव देखने को मिल सकता है? जो भी कानून बनते हैं उनमें तरमीम की गुंजाइश रहती है, अमेंडमेंट की गुंजाइश रहती है। जैसे आपने देखा था 370 और 35 से, उसमें भी तरमीम हुआ। कहते थे कि ये टेम्पररी प्रोविज़न है, लेकिन टाइम लगा और इसको हटाया भी गया। ऐसे ही जो भी कानून बनता है उसमें अमेंडमेंट की गुंजाइश रहती है। और लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि इस कानून से रोड एक्सीडेंट में जो लगातार इजाफा हो रहा है उसमें अंकुश लगेगा, और लोग, चालक इस भय के कारण कि 10 साल की सजा उनको हो सकती है, वो नियंत्रण में गाड़ी चलाएंगे। रिसेंटली आपने डोडा में देखा होगा, अस्सर के पास कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद सरकार हरकत में आई, सरकार ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। उससे पहले भी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, वो कमेटी की रिकमेंडेशन आ चुकी है, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। ये कानून बनेगा तो मुझे लगता है कि किसी हद तक रोड एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। लेकिन उस बीच में अगर हम ट्रांसपोर्टर्स को लेकर बात कर ले विनोद जी, वो कह रहे हैं कि 500 रुपए दिन के कमा रहे हैं, तो 10 लाख रुपया कहाँ से भरेंगे, किस तरह से वो अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी जो है वो लगा देंगे। जिस तरह कल की अगर हम बात करते हैं तो 320 बसें जो है वो नहीं चल पाई, सीधा खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। क्या लगता है कि जल्द से जल्द इस पर बीच का रास्ता निकालकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि 1500 लगभग के ट्रक हैं जो घाटी रवाना होने हैं, लद्दाख को रवाना होने हैं, अभी तक जम्मू में ही है। बिल्कुल, ये समय जो है हड़ताल का, ये मुझे लगता है कि माकूल नहीं है। इस वक्त जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की ज़रूरत रहती है, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो श्रीनगर हो, पाडर हो, जो बर्फबारी से ग्रस्त रहते हैं,
उनमें इस वक्त एसेंशियल कमोडिटीज़ अगर जहाँ नहीं पहुँची है वहाँ पहुँचाने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए, इनसे बातचीत करनी चाहिए, इनको कन्विंस करना चाहिए इस कानून का असल मकसद क्या है, इस कानून से किस तरीके से एक्सीडेंट को रोका जा सकता है, इस कानून से किस तरीके से लोग अपनी वाहनों का टेस्ट करवा सकते हैं कि क्या वो फिट भी है कि अनफिट तो ठीक है। नहीं है, कैसे चालकों का अपना हेल्थ मेडिकल चेकअप हो सकता है। मुझे लगता है कि बीच की रास्ता को इख्तियार करना ठीक है चाहिए। विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो आपने देखा हमारे सीनियर सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से हिट एंड रन मामले को लेकर जो विरोध चल रहा है उस पर किस तरह से संशोधन करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। रंजीव मेहता ने भी हमारे साथ ज्वाइन किया है, कठुआ से हमारे संवाददाता हैं। रंजीव, क्या कुछ अपडेट है वहां पर? कठुआ के अंदर कितने ट्रक इस वक्त वहां पर खड़े हैं, कितना खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्या सामान उसके अंदर है? आशा, मैं बताऊं कि कठुआ के इलाके में भी इस हड़ताल का काफी व्यापक असर आज देखने को मिल रहा है। कल इतना असर नहीं दिखा गया था, कल कुछ ट्रकों की हड़ताल थी तो बीच बीच में ट्रक का जो थे वो चल रहे थे, लेकिन यूनियन के ट्रक जो थे वो बंद थे। लेकिन आज सुबह से बसों की हड़ताल और अन्य जो सवारी गाड़ी हैं उनकी हड़ताल के कारण लोगों को काफी खमियाजा भुगतना पड़ा है। कठुआ के काली बड़ी चौक की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें साफ तौर पर देखा है कि जो ड्राइवर यूनियंस के लोग हैं, सारे ड्राइवर यहाँ पर हो गए सुबह से ही। बीच बीच में सुबह सुबह कुछ बसें चलने का इनको अंदेशा हुआ तो इन्होंने यहाँ पर कालीबड़ी चौक में आकर बसों पर घुमाया और कई बस वाले पीछे से ही मोड़कर चले गए। लेकिन उसके बाद यहाँ से कोई बस जो है वो जम्मू की तरफ रवाना नहीं और ना ही जम्मू से कठुआ अभी तक पहुंची है। और जिसके चलते पूरे जिले की मैं बात करूं, बसोली की बात करूं, बसोली से भी कोई बस नहीं चली है, बनी से कोई बस नहीं चली है, बिलावर के इलाके से जम्मू के लिए कोई बस नहीं चली है। तो इस हड़ताल का व्यापक असर अब देखने को मिल रहा है। और वही बात करूं कि इसके चलते पेट्रोल पंपों पर काफी रश है, जो सुबह से वहां पे रश देखने को मिल रहा है। और ये जो ट्रक चालकों की यूनियंस है, इन्होंने काफी प्रदर्शन किया है और जो बाहर से अंतर्राज्यीय बसें जो आती हैं, जो ट्रांसपोर्ट की जो निगमों की बसें होती हैं, उनको भी रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस बल वहां पे मौजूद था, उन्होंने काफी भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीव जुड़ने के बिल्कुल लिए। तो बिल्कुल फिलहाल आपने देखा कि ग्राउंड जीरो से भी तस्वीरें रंजीव मेहता हमें दिखा रहे थे कि किस तरह से हालात यहां पर हिट एंड रन मामले को लेकर बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स पूरी तरह से इसके विरोध में हैं और चक्का जाम पूरी तरह से हुआ है। लेकिन फिलहाल यहां पर बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है जल्द से जल्द, क्योंकि लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको पुंछ लिए चलेंगे और पुंछ की यहाँ मंडी तहसील के ही लोहेल बेला क्षेत्र में किस तरह से काम चल रहा है वो आप देखेंगे, क्योंकि 5 पंचायतों में एक राशन डिपो जनता के लिए परेशानी का सबब बन गया है। और राशन डिपो में होने जा रहे जो काम है वो आप देखिए लोगों को किस तरह से राहत नहीं पहुंचा रहे हैं। इन 5 पंचायतों के 1600 से भी ज्यादा राशन कार्ड धारकों को कई परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। साथ में आपको ये बताते चले कि आप देखिए ज्यादातर लोगों को परेशानी तो झेलनी पड़ी, लेकिन 4 फरवरी 2023 को एक ऑर्डर देखा गया था जिसमें एक बड़ा ऐलान सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि शहरों में 2000 तो गांव में 1500 आबादी पर एक राशन डिपो जो है वो दिया जाएगा। तो सर्वे के बाद यहां पर ये राशन डिपो को किस तरह से चला सकते हैं, राशन डिपो का लाइसेंस आपको मिल सकता है। लेकिन सीधी तस्वीरें आप पुंछ से देख रहे थे, पुंछ के मंडी इलाके से, जहां पर आप देखिए किस तरह से राशन वितरण को लेकर परेशानियां इन लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। अब लंबा समय हो चुका है, जाहिर तौर पर इस पर काम करने की जरूरत थी, लेकिन अभी तक आप देखिए इस पर कोई भी काम होता नजर नहीं आया है। 10वीं पास को भी आवंटित यहां पर राशन डिपो हो सकते हैं, इस तरह से ऐलान किया गया था। व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा कि ग्रामीण इलाकों में 1500 और शहरों में 200 आबादी पर राशन डिपो होगा, लेकिन व्यवस्था में किस तरह से यहां पर सवाल उठ रहा है। इरफान मुगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, क्या लगता है क्या कारण है कि आखिर वहां पर अभी तक राशन डिपो को लेकर काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि खामियाजा आम जनता भुगत रही है? जी बिल्कुल आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जिला पुंछ की तहसील मंडी का एक दूरदराज इलाका है और इस दूरदराज इलाका में जो एक राशन डिपो है जो कि करीब 5 पंचायतों पर मुश्तमिल है और 5 पंचायतों के 16,000 जो कार्ड होल्डर्स हैं वो यहाँ पर राशन लेने आते हैं। और इतनी बड़ी आबादी वाले इलाके में एक राशन डिपो होना कहीं ना कहीं जो है आवाम के लिए परेशानी का सबब है और इंतजामिया की चूक नजर आ रही है। जहाँ आपने जिस तरीके से बताया कि शहरों में जो बताया गया था कि 200 से कम 2000 और गांव में 1500।
जी, वहां पर जो है राशन डिपो जो है वहां पर रखा जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे इन दूर दराज इलाकों में जो 1600 कार्ड होल्डर्स जो है वो यहाँ पर राशन लेने आते हैं, और मुकामी लोगों ने काफी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि यहाँ पर जो है लोग काफी दूर दराज इलाका में रहते हैं, जहां पर एक दिन जो है वो जाने में लोगों को लग जाता है। वो लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ आते हैं राशन के लिए, और लंबी लंबी कतारों में लोगों को लगना पड़ता है, और इस दौरान जो है लोग काफी परेशान होते हैं, लोगों को राशन नहीं मिल पाता। आप देखेंगे कि ये दूर दराज इलाका है, बर्फीला इलाके हैं, यहाँ पर शदीद सर्दी के दौरान जो है आगे सर्दियों के मौसम में जो लोगों किसी से को कोई राशन की बातचीत की सख्त गई जरूरत आला है। अधिकारी से यहाँ पर कि जल्द से जल्द काम होना चाहिए इरफान? कब तक वो डिपो की व्यवस्था हो जाएगी? जी 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 आशा, महकमा खुराक के आला अहदेदारान से जब हमने इस हवाले से रब्ता किया तो उनकी तरफ से कहा गया कि लोगों की मुश्किलात को देखते हुए एक माह के अंदर अंदर यहाँ पर या तो राशन डिपो जो है वो लोगों को मजीद यहाँ पर दिया जाएगा, या फिर और कोई जो है लोगों के लिए बंदोबस्त किया जाएगा ताकि लोगों को जो है उनकी मुश्किलात का हल हो सके। ठीक है इरफान, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इरफान मुगल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से 1600 कार्ड धारक हैं जिन पर अभी तक कोई भी राशन डिपो जो है वो नहीं बनाया गया है। एक ही राशन डिपो से ये सारा काम यहाँ पर चल रहा है, तो 16,000 का आंकड़ा लगभग इन्होंने बताया। लेकिन फिलहाल जो सरकार की तरफ से बात कही गई थी कि 2000 शहर में और 1500 की आबादी में गांव के अंदर एक डिपो दिया जाएगा, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर किस वजह से ये लोग वंचित रह गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।